जब मूलिंगसा नींद से जागी तो उसने देखा कि वो लोग स्काई लाइटनिंग सी रीजन पहुंचने ही वाले थे। उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। लिंगडोंग भी चैन की सांस लेते हुए खुश हो रहा था कि तकरीबन महीने भर के सफर के बाद आखिरकार वो लोग वहां पहुंचने ही वाले थे। लिंगडोंग जानता था कि अगर उसके और मूलिंगशान के साथ नीली वेल और मूलान नहीं होते तो शायद उन्हें यहाँ तक पहुंचने में 2 महीने लग जाते। भले ही फासला महीने भर जितना ही था, लेकिन समुद्री लुटेरों से निपटना लिंगडोंग और मूलिंगशान के लिए काफी वक्त खपाने वाला था, क्योंकि मूलान वैसे भी उनके साथ इतनी दूर आ गए थे। और तो और मूलान को कुछ जरूरी काम भी था, इसलिए लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी चाहूंगा अगर इस सफर में हमने आपको परेशान किया है बुजुर्ग मूलान। कोई बात नहीं लिंगडोंग, बस तुम मूलिंगशान का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बुजुर्ग मूलान, मैं मूलिंगशान को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मुलान को सुकून महसूस हुआ। वो लिंगशान लिंगडोंग भैया की बात मानो और किसी भी परेशानी में मत पड़ना। ठीक है, चलो मैं अब चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें रिनकार्नेशन कल्टीवेटर की गुफा से कोई खजाना हासिल हो जाए लिंगडोंग। ये कहकर मुलान हंसते हुए वहां से गायब हो गया, जिसके बाद लिंगडोंग अपनी नजरें दक्षिण दिशा की तरफ की। यही वो दिशा थी जहां उनकी मंजिल थी। और अब जो कि उनके साथ मूलान जैसा ताकतवर योद्धा नहीं था, इसलिए आगे के सफर में लिंगडोंग को खुद की शक्तियों पर भरोसा कर सकता था। वो लिंगशान ने इस वेल को वापस भेज दो, हमें अब ऐसे ही जाना चाहिए। साफ सी बात थी, लिंगडोंग बिना मूलान के ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था। लेकिन नीली वेल से नीचे उतरने के बाद लिंगडोंग और मूलिंगशान के आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई। इसके बावजूद वो तीसरे दिन स्काई लाइटनिंग सीरीज में पहुंच गए। लिंगडोंग उस जगह को देखता रहा और उसकी धड़कनें काफी बढ़ गई। वो सालों से दूसरे एंशंट सिंबल को खोजने की कोशिश करता रहा था, और अब वो उस एंशंट सिंबल के इतने करीब पहुंच गया था। तभी मुलिंगशान ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा कि लिंगडोंग भैया, यहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग हैं। वे सभी रीइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों मिस्टीरियस स्काई होल और 9 हेवन गेट खबर फैलाकर इतने सारे योद्धाओं को उस जगह पर बुला रहे थे। इतने में लिंगडो ने थोड़ी दूर देखकर कहा, बहुत से ताकतवर लोगों की शक्तियां हमसे थोड़ी आगे महसूस हो रही हैं। मेरे ख्याल से हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए कि माजरा क्या है। वैसे तो लिंगडोंग सीधे रिइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा की तरफ ही बढ़ना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उस गुफा को खोलने के लिए कुल मिलाकर 3 चाबियां लगती थी। और क्योंकि उसके पास सिर्फ एक चाबी थी, इसलिए उसे मिस्टीरियस स्काई होल और 9 हेवन गेट के साथ मिलकर उस गुफा में घुसने की कोशिश करनी पड़ती। अपनी बात कहकर लिंगडोंग तेजी से आगे बढ़ने लगा और मू लिंगशान उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो दोनों आसमान में तेजी से आगे बढ़ने लगे और तकरीबन 10 मिनट के बाद उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा टापू नजर आने लगा। उस टापू के ऊपर अनगिनत रोशनियां मंडराती नजर आ रही थी। रोशनियां दिखने में किसी जाल जैसी लग रही थी, जिनकी तरफ देखने के बाद लिंगडोंग ने उस टापू के बीचों बीच देखना शुरू किया। वहां उसे प्राचीन बड़े पत्थरों का इलाका दिख रहा था, जब बहुत सारे लोग भी खड़े थे। इतने सारे लोगों के होने की वजह से वहां काफी शोर भी सुनाई पड़ रहा था। लिंगडोंग और मुलिंगशान उस जगह पर पहुंचे, लेकिन अगले ही पल लिंगडोंग को अपनी पोटली में हल्की कपकपी महसूस होने लगी। जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि वो कपकपी चांदी की इमारत से हो रही थी। चांदी की इमारत की हरकत चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी। इसके बाद उसने प्राचीन बड़े पत्थरों के बीच एक ऊंची इमारत को देखा। इस वक्त उस इमारत के ऊपरी हिस्से पर दो लोग बैठे हुए थे। चांदी की इमारत में होती कपकपी उन दोनों से ही हो रही थी। तभी अचानक उस इमारत पर बैठे काले कपड़ों वाले आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दिखने लगी। उसने अपना सिर उठाया और अपने बगल में खड़ी सफेद कपड़ों वाली लड़की से कहा, ऐसा लगता है कि जिस इंसान का हमें इंतजार था वो यहाँ आ गया है। ये सुनते ही सफेद कपड़ों वाली उस लड़के ने अपनी खूबसूरत नजरें सामने की तरफ की, जिसके बाद उसकी नजर लोगों की भीड़ के पीछे लिंगडोंग पर पड़ी। उसकी तरफ देखकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यही लड़का है उस तीसरी चांदी की इमारत का मालिक? इस पर काले कपड़ों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना है कि इसका नाम है लिंगडोंग, और जो जानकारी मुझे मिली है उस हिसाब से इस लड़के ने ये चांदी की इमारत एक डिमोनिक वाइन केव क्लैन के प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर से छीनी है। उसकी बात सुनते वक्त सफेद कपड़ों वाली लड़की की मुस्कुराहट बरकरार रही, लेकिन उसने आंखों में हल्की हैरानी के साथ कहा, अच्छा, किसी प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर से कुछ छीनने का मतलब है कि ये लड़का कोई मामूली योद्धा तो हरगिज नहीं है। पता नहीं आखिर तुम्हारे शैतानी दिमाग में फिलहाल कौन सी खिचड़ी पक रही है। ये सुनते वक्त उस आदमी के चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट देखने लग, जिसके अंदर एक गहरा मतलब छुपा था। इस मुस्कुराहट के साथ ही उसने धीमी आवाज में कहा,
अब जो कि ये यहाँ आ ही गया है तो हमें इसे न्योता देना चाहिए हमसे मिलने का। आखिर हमें इसकी चांदी की इमारत की जरूरत पड़ेगी। रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा को खोलने के लिए चांदी की इमारत किसी कमजोर के हाथों में सिर्फ एक मुश्किल रहेगी और कुछ नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि कोई कमजोर योद्धा इस इमारत को किसी और को सौंप दे ताकि उसकी जिंदगी बच सके। वहीं उसकी बात पर सफेद कपड़ों वाले लड़की ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा पांग हाउ। इस लड़के लिंगडोंग की बराबरी हमसे की ही नहीं जा सकती। आखिर हम लोगों के पीछे मिस्टीरियस स्काई होल और 9 हेवन गेट जो हैं, और जितना मुझे समझ आया है ये लड़का लिंगडोंग किसी ताकतवर दल से नहीं आता है। इसलिए इस टापू पर मौजूद अनगिनत ताकतवर लोग भले ही हमसे हमारी चांदी की इमारत छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस लड़के की सच्चाई सबके सामने आ गई तब तो ये बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए चांदी की इमारत हमें सौंप देगा, नहीं तो रेनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा में जाने के बाद सभी का निशाना ये लड़का ही बन जाएगा। तब तो ये अपनी जान बचाकर भाग भी नहीं सकता। इतना कहकर उस लड़की ने आगे कुछ नहीं कहा, जबकि उसके बगल में खड़ा पांग हाउ अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने नजरें घुमाते हुए अनगिनत योद्धाओं को उस इमारत के आसपास देखा। वहीं जब इन योद्धाओं की नज़र पांग हाउ पर पड़ी, उनकी जीभ लटपटाने लगी और साथ ही उनकी आंखों में अजीब सा लालच नजर आने लगा। आखिर हर कोई चांदी की इमारत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन क्योंकि 9 हेवन गेट ने ढेर सारे ताकतवर योद्धा भेजे थे पांग हाउ के साथ, इसलिए बाकी योद्धा ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान लिंगडोंग भीड़ में बहुत पीछे खड़ा था और उसकी नज़र भी पांग हाउ पर पड़ी। पांग हाउ को देखकर लिंगडोंग समझ गया कि बाकी दोनों चांदी की इमारतों में से एक का मालिक तो पांग हाउ था। इतने में लिंगडोंग के कानों में आसपास के लोगों की बातें पड़ने लगी। ये आदमी पांग हाउ है, 9 हेवन गेट के 4 सेनापतियों का लीडर। मैंने सुना है कि साल भर पहले ये एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर बन चुका था। बताओ इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा ताकत कैसे हासिल हो सकती है। रही बात उसके बगल में बैठी लड़की की, तो वो है मिस्टीरियस स्काई होल की लुई जुआन, जो जितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये दोनों ही हैं चांदी की इमारतों के मालिक। इस दौरान लिंगडोंग उन दोनों को देखने लगा, जिसके साथ ही उसके जहन में एक बात आई, क्योंकि इन दोनों को देखकर मेरी चांदी की इमारत कांप रही है, इसका मतलब मेरे यहाँ आने पर इन्हें भी मेरे आने का एहसास हो गया होगा। ये सोचकर लिंगडोंग ने मूलिंगसान का हाथ पकड़ा और उस जगह से थोड़ा दूर जाने लगा। जाहिर सी बात थी कि इतने सारे लालची योद्धाओं के बीच होना उसके और मूलिंगसान के लिए बहुत खतरनाक था। लेकिन जैसे लिंगडोंग कुछ कदम आगे बढ़ा तो अचानक उस इलाके में जोरदार हंसी गूंजने लगी। इस हंसी के साथ ही वहां मौजूद अनगिनत निगाहें इमारत के ऊपर खड़े पांग हाउ की तरफ हुई। तभी पांग हाउ ने हंसते हुए कहा, आप सभी के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। तीसरी चांदी की इमारत का मालिक अब स्काई लाइटनिंग सी रीजन में आ चुका है। उसकी बातों से वहां होता शोर एक पल की शांति में बदल गया, लेकिन अगले पल वहां का शोर पहले से भी ज्यादा तेज हो गया। हर कोई आंखों में बेनता खुशी के साथ आसपास नजरें घुमाने लगा, तीसरे मालिक को पहचानने की कोशिश करने लगा। सभी जानते थे कि रेनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा खोलने की सिर्फ 3 ही चाबियां थी, और उसमें से 2 तो मिस्टीरियस स्काई होल और 9 हेवन गेट के पास ही थी। उन दोनों ताकतवर दलों के रुतबे की वजह से कोई भी उन्हें निशाना बनाने की गलती नहीं करने वाला था। यही वजह थी कि सभी लोग तीसरी चाबी के मालिक को अपना निशाना बनाते। वैसे भी सभी को जानकारी मिली थी, उस हिसाब से तीसरी चाबी का मालिक किसी जाने माने दल से नहीं आता था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस लड़के ने कैसे किसी प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर से वो चाबी चुराई थी। लेकिन किसी को भी इस बात से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। आखिर बाकी दोनों दलों के मुकाबले उस लड़के से चांदी की इमारत को छीनना आसान होता, कम से कम लोगों का तो यही सोचना था। अभी एक सातिर आदमी भीड़ से बाहर आया और उसने अपनी तलवार की धार को देखकर पांग हाउ से कहा, अगर ऐसी बात है तो पांग हाउ जरा हमें भी तो बताओ कि वो योद्धा आखिर है कौन। मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद सभी भाई उस गुफा के अंदर जाना चाहते हैं। ऐसे में उस लड़के का इस तरह चुप रहना अच्छी बात नहीं है। उस आदमी के चेहरे पर ढेर सारे जख्म थे, जिस वजह से वो काफी खूंखार दिख रहा था। वो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें पता था कि वो डिमन सी का एक मशहूर योद्धा था। इस दौरान लिंगडोंग ने भी सभी योद्धाओं की इच्छा को देखा और उसकी आंखों में धीरे धीरे नाराजगी दिखने लगी। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ खड़ी मूलिंगशान भी काफी ज्यादा नाराज दिख रही थी। जिस दौरान लिंगडोंग और मूलिंगशान भीड़ को देख रहे थे, उतने में आसमान से एक चांदी के रंग की रोशनी नीचे आने लगी और उसने सभी की नज़रों के सामने लिंगडोंग और मूलिंगशान को ढक लिया। इतने में पांग हाउ ने हंसते हुए कहा,
दोस्तों, अब जो कि तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो जरा सभी को अच्छी तरह देखने तो दो। वही लिंगडोंग के आसपास मौजूद लोग ये नज़ारा देखकर पहले तो काफ़ी हैरान हुए। उसके बाद सभी की हैरानी भरी नज़रों में एक अजीब सी बेरहमी नज़र आने लगी। इस वक्त लिंगडोंग सभी को देखते वक्त काफ़ी नाराज़ दिख रहा था। वो समझ गया था कि पांग हाउ उसे सभी का दुश्मन बनाना चाहता था। तभी लिंगडोंग ने अपनी नज़रें इमारत पर खड़े पांग हाउ की तरफ करते हुए कहा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये चाल तो कमाल की थी। सुनकर पांग हाउ की मुस्कुराहट बरकरार रही, जैसे उसे लिंगडोंग की बातों का मतलब समझ ही नहीं आया। बल्कि उसने तो मुस्कुराते हुए कहा, देखो दोस्त, अब जो कि तुम चांदी की इमारत के तीसरे मालिक हो तो क्यों ना यहाँ आकर हमारे साथ बैठो। इस दौरान उसके बगल में बैठी सफेद कपड़ों वाली लड़की ने भी गौर से लिंगडोंग की तरफ देखा। इसके साथ ही वो आसपास खड़े योद्धाओं को देखने लगी, जो किसी भी वक्त लिंगडोंग पर हमला करने के लिए तैयार दिख रहे थे। मगर लिंगडोंग को देखकर उस लड़की के जहन में एक बात आई, क्या यही वो लड़का है जिसने प्रोफाउंड दैट स्टेज कल्टीवेटर से रेनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा की चाबी छीन ली? पांग हाओ की बात पर लिंगडोंग ने गौर से उसे देखा और बड़े ही साफ अंदाज में कहा, माफ़ी चाहूँगा लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं बैठ पाऊँगा। इतना कहकर लिंगडोंग वहाँ से जाने लगा, क्योंकि मौजूदा हालात उसके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। शुरू में तो उसने सोचा था कि वो अपनी पहचान छुपाकर रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा के अंदर घुस जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस टापू पर आते ही पांग हाउ उसकी पहचान इस तरह सभी के सामने ला देगा। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि लिंगडोंग अब बहुत से योद्धाओं के निशाने पर होने वाला था। इस एहसास के चलते लिंगडोंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और पांग हाउ को देखते वक्त उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा। इससे साफ हो गया था कि पांग हाउ की हरकत ने उसे बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था। वहीं पांग हाउ देखने लगा कि कैसे लिंगडोंग मू लिंगशान का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। पांग हाउ ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो जो कुछ करना चाहता था वो पहले ही कर चुका था। इस वक्त लिंगडोंग और मू लिंगशान लालची नजरों के सामने आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने कुछ योद्धा आ गए। उन योद्धाओं ने अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए कहा, तो तुम हो लिंगडोंग, तीसरी चाबी के मालिक, चुपचाप वो इमारत हमें सौंप दो। ये देखकर लिंगडोंग ने मूलिंगशान का हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर खौफनाक इरादा दिखने लगा। लिंगडोंग को विश्वास हो गया था कि वो बिना अपनी शक्तियां दिखाए इन सभी को शांत नहीं कर सकता। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है।